नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना और आज मैं लेकर आई हूँ एक धमाकेदार सीरीज जिसका नाम है रैपिड रिवीजन। और आज इस सीरीज में हम करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा परिवर्तन को। परिवर्तन जो होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो भौतिक परिवर्तन है इसमें क्या होता है, नया उत्पाद हमें यहाँ नहीं मिलता है, साथ में ये रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो जैसे बर्फ का पिघलना, कागज को फाड़ना, मोमबत्ती का पिघलना, आइसक्रीम का पिघलना, ये सब क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करें अगर केमिकल चेंज के बारे में तो वहां पर क्या होता है, नया उत्पाद हमको मिलता है, साथ में ये इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, जैसे कि दूध से दही का बनना, जैसे कि हमारी पाचन क्रियाएं, जैसे कि मोमबत्ती का जलना, मतलब किसी भी चीज का जो दहन है वो आपके रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है बात यहाँ? अब देखो, अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई अभिक्रिया तो हो रही होगी। अब परिवर्तन से संबंधित अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जहां पर आपके नए बंधों का निर्माण होता है, पुराने बंधों का विघटन होता है, नया उत्पाद आपको मिलता है, वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है बात यहाँ पर? अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैग्नीशियम जो है उसने ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया कर ली और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। नया उत्पाद जो मिला है वो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब इतनी बड़ी अभिक्रिया को अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से लिखोगे। और जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हो तो उसे क्या पढ़ देते हो? रासायनिक समीकरण पढ़ देते हो। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं तो मैंने बोला कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन यहां पर करा है, तो आपको क्या मिल गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गई ना शॉर्ट रिएक्शन? एकदम छोटू सी रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? क्लियर है बात यहाँ पर? आई होप बात समझ में आई होगी। अब इस रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है, इसी रिएक्शन के माध्यम से हमें सारी चीजें बतानी है, तो उन सारी चीजों को फटाफट से समझ लेते हैं। जैसे कि भौतिक अवस्था की मैंने बात करी, तो अगर किसी रिएक्शन में आपको दिख जाए कि कहीं एस लिखा है तो उसका मतलब समझो कि वहां पर उसने जो चीज ली है, अभिकारक या उत्पाद, वो कैसा है? ठोस अवस्था में। अगर वहां पर आपको एल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो समझो कि वो द्रव है। अगर आपको वहां पर जी दिख रहा है तो समझो कि गैस है। या फिर अगर एरो कुछ इस तरीके का एरो आपको दिखाई दे रहा है तो भी समझो कि गैस का निष्कासन वहां पर हो रहा है। सिंपल लॉजिक है। अगर आपको AQ दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि जलीय विलयन में लिया है भाई साहब। क्लियर है बात यहाँ? चल, अम्ल की सांद्रता के बारे में बात करें या क्षार की सांद्रता के बारे में भी अगर हम बात करेंगे, अम्ल और क्षार हम दोनों की सांद्रता को लेकर के बात कर रहे हैं, तो बेटा जी यहाँ पर क्या होगा? अगर आपको CONS दिखाई दे रहा है इसका मतलब सांद्र है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है DIL, इसका मतलब वो तनु है। सिंपल लॉजिक है। चलो, ऊष्मा परिवर्तन। अब आपका जो अभिकारक है, ठीक है, उसके साथ जब आपने रिएक्शन करी तो आपको उत्पाद मिला और ऊष्मा मिली। अगर उत्पाद की तरफ आपको ऊष्मा मिल रही है, इसका मतलब ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, वो बाहर निकल रही है। अगर ऊष्मा अभिकारक के साथ दिख रही है, अभिकारक के साथ काम में आ रही है, तो आपको समझना है कि यहां पर ये इसके साथ काम में आ रही है, इसका मतलब ऊष्मा का अवशोषण यहां हो रहा है। सिंपल लॉजिक है। एक रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, चलो समझते हैं। जिंक के साथ आपका S दिया हुआ है, मतलब जिंक सॉलिड स्टेट के अंदर है, प्लस H2SO4 आपको दिया हुआ है कंसंट्रेटेड, और AQ दिया है, मतलब सांद्र जलीय विलयन यहां पर है। रिएक्शन हुई, जिंक यहां पर आ गया, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गई, तो आपको ZnSO4 का AQ लिखा हुआ है, जलीय विलयन मिला। हाइड्रोजन एरो से पता चल रहा है कि गैस है वो बाहर निकल गई है। साथ में आपको ऊष्मा जो है वो दिखाई दे रही है, ऊष्मा जो है वो दिखाई
दे रही है। क्लियर है लॉजिक यहाँ पर? चलो कुछ और बातें भी कर लेते हैं। कुछ और बातों में हम बात करेंगे अवक्षेप के बारे में। अवक्षेप वो होता है जैसे जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या होगा, जब कोई ठोस अघुलनशील पदार्थ आपके टेस्ट ट्यूब में, आपके परख नली में तल पे बैठ जाए, पैंदे में बैठ जाए, नीचे की तरफ बैठ जाए, तो समझ लो अवक्षेप वहां पर बना है, प्रेसिपिटेट जिसको अपन बोलते हैं। सिंपल लॉजिक है। कैटलिस्ट की अगर मैं बात करूं, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं बेटा जी जो रिएक्शन में क्या करते हैं कि भाग नहीं लेते, लेकिन रिएक्शन के वेग को प्रभावित करते हैं। चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं। क्लियर है क्या बात? यहां पर समझ में आ रही है चीजें? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे कौन से ऑब्जर्वेशंस है जो ये बताएंगे कि केमिकल जो रिएक्शन है वो हुई है। तो बेटा जी उसका एक चार्ट है और आप इसे हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली चीज आपको पता है, जब भी परिवर्तन होगा और नया उत्पाद आपको मिलेगा, केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो नया प्रोडक्ट जरूर बनेगा, जैसे कि यहां पर मेरे पास बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है गैस का निकलना या गैस का निष्कासन। तो जब आपने जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई है तो यहां पर ZnSO4 मिला है और आप देख सकते हो कि H2 जो गैस है वो बाहर निकल गई है। थर्ड, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, यानी कि तापमान में परिवर्तन होगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया है, वाटर के साथ रिएक्शन कराई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर आपको मिला है, हीट भी आपको यहां पर मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं कलर चेंज। लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिलता है। इसका मतलब है कि अवक्षेप मिला है और कौन से कलर का मिलता है? पीला अवक्षेप मिला है, साथ में KNO3 आपको मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन की। आपने जल बनाना था जो कि द्रव अवस्था में, उसके लिए आपने दो गैसों को यूज किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो गैस और अवस्था में परिवर्तन हो गया, वो मिला है आपको लिक्विड स्टेट के अंदर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात यह? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में। हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लेना भाई साहब, हैशटैग इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जरूर जरूर पूछेगा, जरूर जरूर। देखो अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक नियम है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार, इस नियम की पालना करने के लिए समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। अब ये नियम क्या कहता है कि भाई साहब आप में ना इतनी पावर नहीं है कि आप जो है द्रव्यमान का सृजन कर पाओ और उसका विनाश कर पाओ। ठीक है जी, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही समझाता है कि ना तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इस नियम का पालन करना पड़ेगा सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को, इसीलिए संतुलित करना जरूरी है। बहुत आसान है, फटाफट से संतुलित करना सीखते हैं कि क्या करना है। हमें अभिकारक को एक तरफ लिख देना है और उत्पाद को एक तरफ लिख देना है। अभिकारक में जितने तत्व दिए हैं, जितनी नंबर्स में दिए हैं, उन्हें लिख दो। जैसे कि मैंने आयरन लिया, 1 दिया हुआ है। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन दिया, 2 दिया हुआ है। बेटा जी हाइड्रोजन 2 ये रहा। जैसे कि मैंने ऑक्सीजन दिया, 1 दिया हुआ है। यहां चलो, यहां आपके पास आयरन कितना है? 3, ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और हाइड्रोजन कितनी है? 2। सिंपल बात है। चलो सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन। तो यहां अपने को 4 दिखाई दे रही है, मेरे पास यहां 1 है। इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी 4। तो फिर मैं यहां क्या करूं? मैं यहां 4 लिख देती हूं मैम। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन 4 हुई है, हाइड्रोजन कितनी हो गई है? 8 हो गई है। इसको इससे गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास जो हाइड्रोजन है वो कितनी हो गई? 8। अब अगर अभिकारक में 8 है तो उत्पाद में भी 8 करनी पड़ेगी। क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो कितनी हो जाएगी? 8 यहां हो जाएगी। आयरन यहां 3 दिखाई दे रहे हैं, यहां 1 है, तो क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे और 3 यहां लगा देंगे। ये हो गई है आपकी इक्वेशन बैलेंस। क्या हो गई है? ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? यहां आगे बढ़ जाए।
चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, तो धमाधम सुने जाओ कि 6 रिएक्शंस होती है बेटा जी। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। कोई सी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया के साथ। तो संयोजन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन बनाना, यानी कि आपके पास क्या होगा, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, अभिकारक होंगे और मिलकर के आपको देने वाले हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट। क्या देने वाले? सिर्फ एक उत्पाद। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और क्या मिला? जल। क्या मिल गया? जल यहां मिल गया। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले, क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला, क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड यहां मिल गया। यानी कि क्या समझ में? दो या दो से ज्यादा विकारक हो सकते हैं, उत्पाद सिर्फ एक मिलेगा, सिर्फ एक उत्पाद। क्लियर है बात यहां? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वियोजन के बारे में, डिकॉम्पोजिशन के बारे में, मतलब तोड़ देंगे। वियोजन, वी मीन्स तोड़ना, योजन जिसको जुड़ा हुआ उसको तोड़ दो। आपके पास एक अभिकारक होगा, ये टूट जाएगा छोटे छोटे सरल उत्पादों में, ये टूट जाएगा छोटे छोटे सरल उत्पादों में। तीन प्रकार की होती है, ऊष्मीय, वैद्युत और प्रकाशीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है कि आपने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट और ऊष्मा, ठीक है। अब ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट जाएगा छोटे छोटे सरल उत्पादों में, और जब ये टूटेगा तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जा सकती है, हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लो। यहां पर दिया हुआ है 2H2O जो कि लिक्विड में है। अब क्या होगा, वैद्युत अपघटन करोगे, और वैद्युत अपघटन कैसे किया जाता है? आप एक प्लास्टिक का मग ले लोगे, वहां पर आप दो इलेक्ट्रोड्स या यूं समझो कि ग्रेफाइट की छड़ लगा दोगे, एक बनेगा एनोड और एक बनेगा कैथोड। और एक ट्रिक है जिसे आप याद कर लेना कि ओए CR इधरा, OACR इधरा, और यहां पर क्या मतलब है कि O से मतलब है आपका ऑक्सीजन, O से क्या मतलब है? ऑक्सीजन। A से क्या मतलब है? एनोड, मींस एनोड पर कौन प्राप्त होगी? एनोड पर आपकी ऑक्सीजन प्राप्त होगी। क्लियर है? C से क्या मतलब है बेटा जी? C से जो मतलब है हमारा वो है कैथोड। C से क्या मतलब है? कैथोड। और R से क्या मतलब है? अपचयन, और अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का योग हो जाता है, यानी यहां पर हाइड्रोजन मिलेगी, यानी यहां पर हाइड्रोजन जो है उसकी प्राप्ति होगी। तो ट्रिक क्या कहती है? OACR इधरा। क्लियर है बात? यहां समझ में आ गई चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रकाशीय अपघटन, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में विघटन होगा, टूट जाएगी, अपघटन होगा, टूट जाएगी। तो बेटा जी AgCl है, Ag और Cl2 में टूटेगा, और यहां पर ये जो Ag है ये आपको धूसर रंग की प्राप्त होगी। धूसर रंग का मतलब होता है ग्रे कलर की मिलेगी। कौन सी मिलेगी? बोलो बोलो, ग्रे कलर की मिलेगी। याद हो गई? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन में क्या होगा कि मोर रिएक्टिव तत्व क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से, उसके लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देगा। एक ही बार यहां पर विस्थापन होगा। मैम पता कैसे चलेगा कि कौन लेस रिएक्टिव है और कौन मोर रिएक्टिव है? तो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज के द्वारा पता लगा सकते हैं। देखो जो सबसे ऊपर आएगा वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे जाता जाएगा वो लेस रिएक्टिव होते चला जाएगा। जैसे कि पोटेशियम मोर रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है बात यहां? चल, जैसे कि सोना, जैसे कि चांदी लेस रिएक्टिव है, बहुत कम क्रियाशील है, बहुत कम क्रिया करते हैं। अब बात को समझो कि अगर आपको एल्यूमिनियम दे दिया और आपको जिंक दे दिया, इन दोनों में से ज्यादा क्रियाशील कौन है? एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम जिंक को प्रतिस्थापित कर सकता है, पर जिंक एल्यूमिनियम को नहीं कर सकता। जिंक आयरन को प्रतिस्थापित कर सकता है, पर आयरन जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। आयरन जो है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, पर कॉपर आयरन को, जिंक को, एल्यूमिनियम को, मैग्नीशियम को, किसी को भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। क्लियर है? इसका मतलब जो नीचे हैं वो प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे उनके ऊपर वाले एलिमेंट्स को। क्लियर है लॉजिक यहां पर? तो विस्थापन तो समझ में आ गई है कि आपके पास ज्यादा क्रियाशील तत्व क्या करेगा? कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से, उसके लवण विलयन से प्रतिस्थापित कर देगा। क्लियर है लॉजिक? चलो द्विविस्थापन की बात अगर हम कर रहे हैं तो द्विविस्थापन में क्या होगा? आयनों का स्थानांतरण हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला आपके पास HCl प्लस कौन है? NaOH है। अब
क्या होगा यहाँ पर आपको मिलेगा NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि क्या हुआ यहाँ पर आपके पास दो आयन्स हैं, ये प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव। तो प्लस वाला दूसरे वाले के नेगेटिव के पास चला जाएगा, जैसे कि ये जो H प्लस है ये कहाँ चला गया है, OH के पास चला गया है। तो यहाँ आपको वाटर मॉलिक्यूल की प्राप्ति हो गई है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आपके पास है सोडियम सल्फेट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं और बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है। तो आप देखो आपको बेरियम सल्फेट जो है वो मिल रहा है और इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको इसका श्वेत अवक्षेप मिल रहा है। कौन सा प्रेसिपिटेट है, श्वेत अवक्षेप, बोलो बोलो श्वेत अवक्षेप। क्लियर है बात ये। हम उसी तरीके से जैसे कि आयरन ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया। आपको पता है ये वाला एक्सपेरिमेंट भी है, इसको आप नीला थोता कहते हो, याद है कि नहीं है? क्लियर है क्या बात? चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्लियर हो गई है, आगे बात करते हैं। हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सब की बात कर लेते हैं एक साथ एक चार्ट में। आ जाओ फटाफट। देखो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कहता है मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में जब आप दहन कराते हो तो वहां पर आपको क्या मिलती है, श्वेत ज्वाला के साथ ये जलता है, श्वेत चूर्ण की प्राप्ति होती है, ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसकी प्राप्ति यहां पर आपको होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास है लेड नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड आयोडाइड का, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड आयोडाइड का। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपके पास एक शंक्वाकार फ्लास्क है, उसमें आपने एसिड डाला है, जो मना है वो एसिड डाल दो, HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो। क्लियर है बात यहाँ पर। अब इसमें आपने डाले हैं जिंक ग्रैन्युल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं। जब जिंक और H2SO4 की क्रिया यहाँ पर हो रही है तो H2 गैस बाहर निकल रही है। कौन सी गैस बाहर निकल रही है, बोलो फटाफट। H2 गैस बाहर निकल रही है। हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछ चुके हैं। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यहां मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हो आप, बिना बुझा चूना कहते हो। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कह देते हो, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपने कंफ्यूजन में नहीं आना है। देखो यहाँ हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रही है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो बिना बुझा हुआ चूना, और जैसे ही आपने वाटर डाल दिया वैसे ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बुझ गया चूना। किसमें होगा, बुझ गया चूना। क्लियर है बात यहाँ। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। आपके पास है FeSO4 और आप इसका विघटन कर दोगे तो तीन प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। एक मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, एक मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक मिलेगा आपको आयरन ऑक्साइड। देखो मूल रूप से हरा रंग है, रंग बदल करके ये भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरा ये हो जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करें, चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि लेड नाइट्रेट जो है हमारा, इसको जब हम गर्म कर देंगे तो ये भी क्या होगा, टूट जाएगा। तीन चीजों में, एक ऑक्सीजन होगी, दूसरी नाइट्रोजन होगी आपके पास, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी, और होगा लेड ऑक्साइड। देखो भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से रंग की निकलती है, तो याद रखना है कि भूरे रंग की निकल रही है भाई। ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है और आपके पास यहाँ पर कौन है, लेड ऑक्साइड भी मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, AgCl जो है उसको आप क्या करोगे, सूरज के प्रकाश में तोड़ दोगे तो भाई साहब ये कौन से रंग का मिलता है, धूसर रंग का मिलता है, ग्रे कलर का मिलता है। क्लियर है लॉजिक। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अब ये बढ़िया वाला एक्सपेरिमेंट है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसके अंदर कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट का नीला विलयन होता है, इसको आप नीला थोता भी कहते हैं, और इसके अंदर आपने आयरन नेल डाल दी है, कीले डाल दिए। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि विलयन जो है वो मलिन रंग का हो जाता है, यानी कि कॉपर जो है वो विस्थापित हो जाता है आयरन द्वारा, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर। और ये जो कीले होती हैं ये लाल भूरी कलर की इन पर एक परत जम जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं
BaSO4 BaCl2 के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, BaSO4 का आपको श्वेत अवक्षेप यहां मिल रहा है, प्रेसिपिटेट यहां पर मिल रहा है। क्लियर है बात यहां। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत बढ़िया सी रिएक्शन है कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, आप इसे गर्म करोगे तो कॉपर यहां पर कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। पर कॉपर ऑक्साइड जब बनता है तब हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर ऑक्साइड बना है? कॉपर पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि यहां आपको कॉपर ऑक्साइड जो है वो मिला है। क्लियर है क्या बात? यहां आगे बढ़ जाए, चलिए आगे चलते हैं। और आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे सारे के सारे एक चार्ट में हो गए हैं। अब बात कर रहे हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। बहुत ध्यान से समझो, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। अब समझो कि क्या कह रहे हैं। ऊष्माक्षेपी यानी कि क्या होगा? आपने अभिकारक लिया, लेकिन जो ऊष्मा है वो उत्पाद के साथ बाहर निकल जाएगी, ऊष्मा निष्कासित होगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ऊष्मा एग्जिट होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है बात यहां। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्माशोषी के बारे में। ऊष्माशोषी, शोषण कर लोगे, ऊष्मा का शोषण कर लोगे, यानी अभिकारक के साथ ऊष्मा को इस्तेमाल कर लोगे, क्या बनेगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक, एंड तक थर्मल को खींच के रखेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम्पल आपको दिख रहा है श्वसन, जो कि किसका एग्जाम्पल है? ऊष्माक्षेपी का। और प्रकाश संश्लेषण किसका एग्जाम्पल हो गया? ऊष्माशोषी का। क्लियर है बात यहां? आगे बढ़ जाओ, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। बहुत आसान बात है। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगी, अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन निकल जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन हो गया है। रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगी। एग्जांपल से समझो, कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गई है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है, ऑक्सीकरण रिएक्शन हो गई है। अपचयन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझो कि यहां पर हाइड्रोजन भाई साहब जो हैं वो अकेले थे, इनके साथ कौन जुड़ गई है? आपकी ऑक्सीजन यहां पर जुड़ गई है, ऑक्सीजन यहां से निकल गई है, यहां पर ये जुड़ गई है, रिडक्शन। क्या हो गया है? रिडक्शन। क्लियर है बात यहां। अब अगर किसी रिएक्शन में आपका ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है तो क्या बोलते हो उसको? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हो? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो याद रह जाएगी कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? क्या आपका ऑक्सीकरण और आपका अपचयन एक साथ होगा। जैसे कि आपका ऑक्सीजन यहां से तो निष्कासित हो गया, तो कॉपर आपका अकेला रह गया, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर आकर के जुड़ गया है, तो हाई इसका क्या हो गया है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया? रिडक्शन। क्लियर है बात यहां? आई होप बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं और चैप्टर के लास्ट पर हम आ गए हैं, जहां हम बात करने वाले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। एक आपका संक्षारण कोरोजन और एक आपका विकृत गंधिता रेंसिडिटी। एग्जाम में बहुत सारी बार पूछते हैं, तो इसको भी क्या कर लेंगे? हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लेंगे। क्या होता है कोरोजन? जब आपका कोई धातु है वो आपके वातावरण में उपस्थित नमी, ऑक्सीजन, आर्द्रता के साथ क्रिया कर लेती है, ठीक है, यानी खराब हो जाती है, सिंपल बात है, तो वो क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना क्या है? संक्षारण है। आपका जो तांबा है उस पर हरी परत का चढ़ना, आपका चांदी जो है उसका काला पड़ना, क्या है? ये सब संक्षारण के एग्जाम्पल है। अब धातु खराब हुई तो संक्षारण बोला ना, खाना खराब हुआ तो क्या बोलोगे? विकृत गंधिता। जब आपका खाना जिसमें क्या है? वसा है, जिसमें क्या है? ऑयल है, ये क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका स्वाद खराब हो जाता है, इसका जो आपका फ्रेग्रेंस है यानी कि खुशबू जो है वो भी इसकी खराब हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाता है? विकृत गंध यह हो जाता है, यानी विकृत गंधिता आप इसको बोलते हो। रेंसिडिटी इंग्लिश में बोलते हैं। इससे बचाते कैसे हैं? तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए आप क्या करो? फ्रीजर में रख दो, मतलब फ्रीजर से मेरा मतलब रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रख दो, एयर टाइट कंटेनर्स में आप यहां पर रख सकते हो, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स आप ऐड कर सकते हो। और अगर संक्षारण से बचाना है तो क्या करेंगे? अरे पेंट कर देंगे। क्या करेंगे? पेंट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां हो चुका है आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये चैप्टर का रैपिड रिवीजन आपको कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।